गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज मंडे की क्लास है और आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आज तक हमने अब तक पढ़ा क्या है। तो देखिए मैंने सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन शुरू किया था और सबसे पहले आपको कुछ बेसिक ज्योग्राफी के फंडामेंटल को समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, जैसे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, पोजीशन ऑफ इंडिया ऑन द ग्लोब, भारत की उपस्थिति, भारत की अवस्थिति विश्व के मानचित्र पर, फिर भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार, कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, इन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया था। फिर हमने देखा था कि भारत की अवस्थिति एशिया में कहाँ है, तो भारत एशिया के दक्षिण में पाया जाता है। ठीक है, और भारत सहित आसपास के जितने देश हैं भारत के सहयोगी, उन्होंने मिलकर के दक्षेस बनाया, यानी कि सार्क, साउथ। ठीक है, सार्क समिट आपने देखा होगा। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, ये सार्क समिट या सार्क सम्मेलन या सार्क ग्रुप भारत के आसपास के देशों ने मिलकर बनाया है। तो आज का मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन लिखिए सबसे नंबर 1, सार्क कब बना? सार्क कब बना? सार्क कब बना? सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क कब बना? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सार्क कब बना? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? और इसके सदस्य राष्ट्रों के नाम लिखिए। भारत है, बिल्कुल ठीक। भारत सहित और कितने सदस्य राष्ट्र हैं इनका नाम लिखिएगा। ठीक है, डिस्कस करूंगा मैं, कल वापस से बताऊंगा आपको। ये सब चीज़ें मैंने बताई थी। उसके बाद मैं भारत के पहले फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब भारतीय इंडियन ज्योग्राफी के पहले फिजिकल सेक्शन के बारे में डिस्कशन करना शुरू किया था। वो था क्या? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। और उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को हमने 3 भागों में बांटा था। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय और तीसरा पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, ये 3 भाग हमने डिस्कशन करना शुरू किया था। इनमें से 2 भागों को मैंने बता दिया था आपको, ट्रांस हिमालय और हिमालय। ठीक है, लास्ट में मैंने आपको ये जो मैप सामने दिख रहा है, इस मैप के बारे में कई इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको बताया था। लाइक देखिए, सबसे पहले जैसे बताया था, सबसे पहले यहाँ पाई जाती है पामीर नोट। ठीक है, ऊपर पाई जाती है पामीर घाट, उसके बाद काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर यहाँ पर कैलाश श्रेणी। ये सब कुछ मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद हमने हिमालय के बारे में पढ़ा था। तो हिमालय का पहला पार्ट ये बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय और उसके बाद शिवालिक। याद रखिएगा, बृहद हिमालय को हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाद्री, ये एक इसका और नाम है। बृहद हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है, मध्य हिमालय को कहा जाता है हिमांचल। ठीक है, और नीचे वाले को कहा जाता है शिवालिक। ये इसके 3 भाग, 3 नाम और हैं, याद रख लीजिएगा। सबसे पहला बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो इसको हिमाद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हिमाद्री। ये बृहद हिमालय का जो भाग है इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? हिमाचल। ये इसका दूसरा निक नेम कह लीजिए या उपनाम कह लीजिए, और इसे कहते हैं हम लोग क्या? शिवालिक। पढ़ाया था ना मैंने आपको लास्ट क्लास में, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, ये 3 नाम और याद रख लीजिएगा। इन नामों से भी जाना जाता है हिमालय को। ठीक, ये हमने डिस्कशन करना शुरू किया था और लास्ट क्लास में मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ मैक्सिमम जो आपके लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जितने भी 1 डे एग्ज़ाम्स हैं उन सारे एग्ज़ाम्स में इतना चीज़ें कवर में आती हैं। राइट, उसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर इसके आगे कि इसके आगे हमने क्या पढ़ा था। राइट, तो देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था उस दिन, और मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कैसे होता है। लेकिन उसके पहले आप ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ देखिए। क्या देखिए बेटा? पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। ठीक है, थोड़ा सा बेटा लाइट बंद करिए दोनों, तो ये आपको साफ साफ दिखे। हाँ ठीक, देखिए ये बेटा पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। राइट, ये है पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। और पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में यहाँ ध्यान समझिए, तो ये क्या बेटा? पटकाई बूम। क्या नाम है इसका? समझो ऐसा है एक्चुअल में कि यहाँ से हिमालय पर्वत यहाँ तक पहुँचता है नामचा पर्वत तक, और नामचा पर्वत से मुड़ जाता है हिमालय पर्वत। ठीक है, ये हिमालय पर्वत का ही भाग है। जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, इसे हिमालय का भाग ही माना जाता है। तो यहाँ से पहुँचा हिमालय,
ठीक है, यहाँ से पूरी हिमालय पर्वत श्रेणियाँ और यहाँ तक पहुँची, उसके बाद वो क्या हुई, मुड़ गई, मुड़ने के बाद नीचे पहुँची। आपको मैं अभी आगे बताऊँगा कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वो पानी में डूबकर निकले हुए हिमालय के ही सिरे हैं जो द्वीप के जैसे दिखते हैं। मतलब हिमालय पर्वत ही है जो बीच में क्या हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा और वापस से जब निकलेगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये उसी का हिस्सा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए बेटा, यहाँ पे कई सारी रेंज आती हैं, कई सारी रेंजेस हैं यहाँ पर। ठीक है, एक मैप मैं आपको डिस्कस करूँगा, शेयर करूँगा आप लोगों के साथ ग्रुप में, वहाँ पे आपको बहुत सारी रेंज दिखाई देंगी, हिमालय में ही पाई जाने वाली बहुत सारी चोटियाँ जिनके नाम इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लेकिन आप विशेषता इनको याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। पहली बेटा कौन सी है, पटकाई बूम। तो देखिए ये जो पटकाई बूम वाला क्षेत्र है, ये जिस जगह पर पटकाई बूम आ रही है, ठीक है, जिस जगह पे देखिए ये पटकाई बूम है, यहाँ समझिएगा, ये जिस जगह पे मैं आपको पटकाई बूम दिखा रहा हूँ, ये पूरा सेक्शन, ठीक है, ये जिस जगह पर पटकाई बूम है, ये जिस जगह पर पटकाई बूम आपको दिख रही है, ये बेटा याद रखिएगा, ये है अरुणाचल प्रदेश। क्या ये, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद नागा हिल्स, मतलब नागालैंड में पाई जाने वाली हिल्स। कौन सी हिल्स, नागालैंड में पाई जाने वाली हिल्स। मणिपुर मतलब मणिपुर में पाई जाने वाली हिल्स, और मिजो हिल्स मतलब मिजोरम में पाई जाने वाली हिल्स। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको। ये चाहे पटकाई बूम हो गई, चाहे नागा हिल्स हो गई, चाहे मणिपुरी हो गई, चाहे मिजो हो गई, ये सारे ट्राइब के नाम हैं। ट्राइब मतलब यहाँ पे जनजातियाँ रहती हैं, इन पहाड़ियों में जो जनजाति रहती हैं, उन्हीं जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम है। जैसे मणिपुरी हो गई, मिजो हो गई, ठीक है, नागा हो गई, ये सारी क्या है वहाँ पर, ट्राइब। ट्राइब किन्हें कहते हैं बेटा, एक विशेष प्रकार की संस्कृति को धारण किए हुए रहने वाले, ग्रुप में रहने वाले लोगों को ट्राइब कहा जाता है। हाँ जी, हाँ, मणिपुरी। ठीक, समझ रहे हैं बात को। तो इस तरह से याद रखिएगा, ये है पटकाई बूम पहली, जो कहाँ पाई जाएगी बेटा, अरुणाचल प्रदेश में। नागा हिल्स जाहिर सी बात है नागालैंड में। अब नागा हिल्स का बड़ा हिस्सा म्यांमार में जाता है। कहाँ जाता है बेटा, म्यांमार में। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था भारत की जो अवस्थिति, ठीक है, हमने डिस्कस किया था। देखिए लास्ट क्लास में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा इसको देखते हैं। हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बेटा कि जो हमारा भारत है, इसके कई सारे पड़ोसी देश हैं, और इन पड़ोसी देशों में सबसे अलग अलग टाइप की हमारी सीमा शेयर होती है ना, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। ठीक है, सबसे अलग अलग सीमा शेयर होती है, मतलब सबकी लंबाई, सीमा रेखा की लंबाई अलग अलग टाइप की है। ठीक है, मुझे बताइए सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी है, सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी है हमारी, हाँ, सबसे लंबी सीमा रेखा बताया मैंने आपको ये सब कुछ। सबसे लंबी सीमा रेखा यहाँ पर है, कौन सा कंट्री, बांग्लादेश। वेरी गुड, कौन सा, बांग्लादेश। तो यहाँ पर बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश से कितनी है, 4096.7 किलोमीटर, पढ़ाया था ना मैंने आपको। ठीक है, उसके बाद नेपाल से कितनी है बेटा, 1751। हाँ, फिर यहाँ पे म्यांमार से कितनी है, 1643, पढ़ाया था। ठीक है, चीन से कितनी है, हाँ जी, 3488, है ना, 3488 चीन से। अफ़गानिस्तान से, यहाँ से सबसे कम है 106 किलोमीटर, कितनी, 106 किलोमीटर। पाकिस्तान से कितनी है, 3323, बताया था मैंने आपको। अरे हाँ नहीं कुछ बोलिए, हाँ बताया था ना। ठीक है, ये हो गया चीन, ये हो गया नेपाल, ये हो गया म्यांमार, ये हो गया बांग्लादेश, ये क्यों कौन सा हो गया, अफ़गानिस्तान, ये कौन सा हो गया आपका, पाकिस्तान। ठीक है, तो इस तरह से ये कंट्रीज़ की डिस्टेंस है, या कंट्री की जो हमारे साथ बॉर्डर शेयरिंग है। इतनी लंबी हमारी सीमा रेखा है इन देशों के साथ में। ठीक, अब देखो ध्यान से, यहाँ इंपॉर्टेंट समझो, ये है म्यांमार। म्यांमार हमारा जस्ट पड़ोसी है। ठीक है, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन मैंने आपसे उस दिन पूछा भी था कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने म्यांमार के संविधान का ड्राफ्ट भी तैयार किया था। ठीक है, आप लोगों ने आंसर नहीं दिया उसका, राइट। वो व्यक्ति कौन है जिसने म्यांमार का ड्राफ्ट तैयार किया था संविधान का। ठीक है, तो सर्च कर लीजिएगा, देखिएगा और मुझे कमेंट में आंसर बताइएगा। देखिए इस तरफ से ये इधर देखिए, पहले इधर देख लिए फिर अभी देखने लगे तुरंत। इधर पे ये जो नागा हिल्स है,
नागा हिल्स की जस्ट पड़ोस में, नागा हिल्स जो है भारत के हिस्से में आता है, जो हिस्सा पाक चला जाता है म्यांमार के पास, इसी का नाम हो जाता है अराकान योमा। क्या हो जाता है? तो आप याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि हिमालय पर्वत को म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? अराकान योमा। क्या नाम है बेटा? अराकान योमा। ठीक है, हाँ जी, अराकान योमा। हाँ, ये लिखा है अराकान योमा। अराकान योमा म्यांमार में हिमालय पर्वत को ही कहते हैं। फिर ये आगे सबमर्ज होता है पानी में, और जब वापस से निकलता है तो ये हो जाता है आपका कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। याद रखिएगा, ये है नीचे जब निकलता है तो इसी को कहते हैं बेटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बेटा? सबसे पहले पटकाई बूम, फिर नागा हिल्स, फिर मणिपुरी पहाड़ी, फिर मिजो पहाड़ी, फिर उसके बाद पानी में सबमर्ज हुआ, और जब बाहर निकला तो क्या हो गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस तरह से आप इन सब के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, तो हिमालय पर्वत नंगा पर्वत से नामचा पर्वत, नामचा पर्वत के बाद मुड़ेगा, मुड़ के क्या हो जाएगा? पूर्वोत्तर की पहाड़ी, और फिर पानी में डूबेगा, और जब फिर बाहर निकलेगा तो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जबकि लक्षद्वीप समूह इस तरह से नहीं बने हैं, वो कोरल्स हैं। क्या बेटा? कोरल्स। ठीक है, मूंगा की चट्टानों से बने हैं। मूंगा मतलब एक कीड़े की खोल आपस में मिल गई तो बन गई सख्त सरफेस। उस सरफेस का आप स्वरूप देखोगे तो लगेगा द्वीप है। क्या है? द्वीप है। वो इतने बड़े बड़े हैं कि लोग रह सकते हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं हैं लेकिन इतने हैं कि वहाँ पे रहा जा सकता है। ठीक है, हम अभी डिस्कस करेंगे। मैं आपको जब अभी द्वीप पढ़ाऊँगा तो द्वीप में बहुत डिटेल में बताऊँगा कि किस में लोग रहते हैं, किस में नहीं रहते। ठीक है, तो देखिए भारत के इस ओर यहाँ समझिए, भारत के इस ओर जो द्वीप पाए जाते हैं ये मूंगा की चट्टान से बने। किससे बने हैं? मूंगा की चट्टान से। जबकि यहाँ जो है बेटा वो हिमालय का ही विस्तार है। ठीक है, यहाँ पे है जो हिमालय का विस्तार, उसका नाम क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। याद रखिएगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं, ये महत्वपूर्ण है जानकारी आपके लिए। तो देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के बारे में कुछ विशेषताएं। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से देखिए और अपनी कॉपी में आप लोग नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले पूर्वोत्तर की पहाड़ियों की विशेषता में पूर्वोत्तर या पूर्वी हिमालय या पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ये पर्वत श्रेणियाँ भारत और म्यांमार की सीमा पर उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत हैं। कहाँ बेटा? भारत और म्यांमार की सीमा पर उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत हैं। तो ये देखिए, हम बनाते ही हो गया बेटा नेपाल, ये हो गया सिक्किम, ये हो गया भूटान, और उसके बाद से हमारा यहाँ नॉर्थ ईस्ट पड़ता है। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपकी हो गई पटकाई बूम, नागा हिल्स, फिर मणिपुरी पहाड़ी, और उसके बाद बेटा मिजो पहाड़ी। तो उत्तर से दक्षिण की ओर, किस ओर बेटा? उत्तर से दक्षिण की ओर म्यांमार। यहाँ कौन सी कंट्री है? म्यांमार, जिसका पुराना नाम था बर्मा, जो हमसे 1935 के अधिनियम के बाद अलग हुआ। ठीक है, इसी का नाम था बर्मा। तो उत्तर से दक्षिण की ओर पाई जा रही हैं। ठीक, इसे कहते हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ी। इसके अंतर्गत देखो मिश्मी, कौन सी बेटा? मिश्मी। ठीक है, उसके बाद पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, त्रिपुरी पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, मणिपुरी पहाड़ी आदि पहाड़ियाँ शामिल हैं। ठीक है, इन पहाड़ियों का निर्माण भी हिमालय के दौरान ही हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब इनकी रॉक का स्टडी किया गया, इनके रॉक का फॉर्मेशन स्टडी किया गया, तो उनमें लगभग सिमिलरिटी पाई गई। तो इसलिए कहा जाता है कि ये भी उसी समय बनी है जिस वक्त क्या बना है? हिमालय पर्वत। क्या बना है? हिमालय पर्वत। ठीक है, देखिए आगे, सरावती नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से बेटा? सरावती या सरामती, इसका नाम क्या बेटा? सरामती नागा पहाड़ी की सर्वोच्चम चोटी है। कौन सी? नागा पहाड़ी जो है इसकी सर्वोत्तम चोटी कौन सी है? सरामती। तो देखिए यहाँ पे सरामती पाई जाएगी। अब आपको होमवर्क लिखिए, सरामती की हाइट कितनी है? सरामती की हाइट कितनी है? उसके बाद बेटा मिजो पहाड़ी में देखिएगा, मिजो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है ब्लू माउंटेन। क्या नाम है? ब्लू माउंटेन। ये है सरामती। और मिजो देखिए ये है पटकाई बूम।
ये है पटकाई बूम, ये है नागा हिल्स, ये है मणिपुरी, ये है मीजो पहाड़ी। मीजो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ब्लू माउंटेन। क्या नाम बेटा? ब्लू माउंटेन। मीजो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ब्लू माउंटेन। ठीक है, तो आपको ब्लू माउंटेन की भी हाइट सर्च करनी है। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए होमवर्क, ब्लू माउंटेन की हाइट कितनी है? ठीक, चलिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई मतलब विद्वान इस क्वेश्चन को पूछते हैं और उसके बाद अपने अपने तर्क लगाए जाते हैं इस क्वेश्चन को पूछने के लिए कि देखिए भारत में एक्चुअल में अगर हम इंडिया का मैप ड्रॉ करें और इंडिया के मैप के बाद इनकी इंडिया की भारत की हम पोजीशन को अगर देखें बहुत ध्यान से, तो हमें दिखाई देगा कि एक्चुअल में अगर हम भारत को ऑब्ज़र्व करें बहुत क्लियरली तो हमें एक चीज़ समझ में आएगी बेटा कि भारत एक्चुअल में यहाँ से गुजरती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या गुजरती है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और हम कहते हैं कि भारत का मानसून कैसा है, तो हम लोग कह देते हैं कि भारत में या भारत की मानसून दशाएं कैसी है, तो भारत कहते हैं, हम लोग कह देते हैं क्या कि भारत में कैसा मानसून पाया जाता है? बताइए, मानसून को किस नाम से जाना जाता है? भारत के मानसून को हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, लेकिन समझिए भारत को हम कह देते हैं बेटा उष्णकटिबंधीय। क्या कह देते हैं? उष्णकटिबंधीय मानसून है। उष्णकटिबंध मैंने आपको बताया था 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र होता है कहते हैं उष्णकटिबंध। कटिबंध कहते हैं 2 लैटीट्यूड के बीच का एरिया को, और जब 2 लैटीट्यूड हम कंसीडर कर रहे हैं वो गर्म जगह पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंध। तो अब भारत को क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा उष्णकटिबंध के ऊपर है, यानी टेम्परेट जोन में है, यानी कि उपोष्णकटिबंध में। किस में है? उपोष्णकटिबंध में। फिर भी भारत को उष्णकटिबंध क्यों कहते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और बड़े विद्वान इसका तर्क देते हैं। देखिए उसमें कहीं ना कहीं इन पहाड़ियों का बहुत रोल है। देखिए भारत में जो मानसून की दिशा है, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, मानसून की जो पवनें हैं वो इस डायरेक्शन से आती हैं। ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन से अंदर आती हैं ऐसे। ठीक, भारत में पवनों की, मानसूनी पवनों की डायरेक्शन या दिशा कुछ इस डायरेक्शन से आती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर बेटा ये है हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर यहाँ पर है पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। ये सभी जलवायु विभाजक का काम करते हैं। क्या करते हैं? जलवायु विभाजक का काम। ये इधर से आने वाली जो ठंडी शीत हवाएं हैं उनको रोकने का हिमालय प्रयास करता है। प्रयास का रोक ही देता है। हिमालय की हाइट बहुत ज़्यादा है, ये पवनें इतनी तेज़ी से नहीं आ पाती, इसके कारण भारत ठंडा नहीं हो पाता। और इसलिए भारत में फीचर्स, भारत का पोजीशन भले कहाँ है? उपोष्ण में। कहाँ है? एक बड़ा हिस्सा कहाँ है? उपोष्ण में। ये देखिए, बड़ा हिस्सा किस में है? उपोष्ण में। इसके नीचे ना उष्णकटिबंध, किसके नीचे है? उष्णकटिबंध। लेकिन एक बड़ा हिस्सा कहाँ है? उपोष्ण में। भले होने के बाद, उपोष्ण में होने के बावजूद भी भारत में उपोष्ण की दशाएं देखने को नहीं मिलती। इसलिए भारत के मानसून को कह देते हैं बेटा उष्णकटिबंधीय मानसून। या भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? भले भारत का ये बड़ा हिस्सा किस में है? उपोष्णकटिबंध में, लेकिन हिमालय पर्वत वो फीचर्स को फुलफिल नहीं करने देता, और इस कारण से भारत की अमूमन जलवायु कैसी है? गर्म ही है। और यहाँ पर हमको किसके कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक, समझ रहे हैं बात को? तो ये बेटा जलवायु विभाजक का काम करती है। क्या करती हैं? मैं आगे अभी आपको पढ़ाऊंगा, जिस दिन मैं मानसून टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उस दिन मैं आपको बताऊंगा बेटा कि ये जगह, यहाँ पर देखिए मेघालय पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? मेघालय। देखिए इस जगह, इसको कहते हैं सिक्किम। क्या कहते हैं बेटा? सिक्किम के बाद ये कौन सा बॉर्डर है अपना? भूटान। कौन सा बॉर्डर है? भूटान का बॉर्डर। यहाँ पे भूटान का बॉर्डर है। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो यहाँ पर एक स्टेट पड़ेगा बेटा, इसका नाम है असम। असम के पास में पड़ेगा मेघालय। क्या पड़ेगा? मेघालय। और मेघालय, यहाँ देखिए असम को थोड़ा और ऊपर कर दूँ मैं, असम यहाँ पड़ेगा और यहाँ पड़ेगा मेघालय। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं। एक का नाम है गारो, ठीक है, आगे पढ़ाऊँगा। एक का नाम है खासी,
और एक का नाम है जयंतिया। क्या नाम बेटा? गारो, खासी, जयंतिया। इनकी आकार कीप नुमा है। कीप नुमा मतलब ऐसे तीक्ष्ण निकली हुई ऊपर की ओर। इनमें आके बादल फंस जाता है और मन भर बारिश करवाता है। यहाँ पे बादल फटने की घटना होती है। मैं बताऊँगा आपको कि बादल फटने की घटना कैसे होती है। मैं आगे आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। क्या कारण है कि हमको गर्मियों में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी फेस करना पड़ता है, ठंडियों में फॉग फेस करना पड़ता है। क्या कारण है कि हमको ठंडियों में लिप बाम लगाना पड़ता है या वैसलीन लगाना पड़ता है, हमारे गाल फटने लगते हैं। ये सब कुछ क्यों होता है, इन सब के बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये सारी जानकारियाँ मैं आपको दूंगा आगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ बढ़ते हैं। तो देखिए, चाहे हिमालय पर्वत हो और चाहे ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, ये जलवायु विभाजक का काम करती हैं। किसका काम करती हैं? जलवायु विभाजक का काम। यही लिखा हुआ है। देखिए, ब्लू माउंटेन के बारे में आपको लिखना है। पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ मानसून को दिशा प्रदान करती हैं। ये पहाड़ियाँ जलवायु विभाजक के साथ साथ, मतलब ये पहाड़ियाँ जल विभाजक के साथ साथ जलवायु विभाजक का भी कार्य करती हैं। ठीक है, अगर हिमालय ना होता, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ ना होती, तो भारत ठंडा हो जाता। क्यों? क्योंकि एक हिस्सा कहाँ है? उपोष्ण कटिबंध में। कहाँ बेटा? उपोष्ण कटिबंध में। लेकिन हमारे यहाँ उपोष्ण कटिबंध होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा फीचर्स उपोष्ण कटिबंध के देखने को नहीं मिलते। देखिए, जो हिमालय का क्षेत्र है, कश्मीर का क्षेत्र है, वहाँ ठंडी इस कारण से पड़ती है बेटा, क्योंकि वो स्थान ऊंचे हैं। कैसे हैं बेटा? ऊंचे हैं। याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ध्यान समझिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ। हम गर्मियों में हिल स्टेशन घूमने क्यों जाते हैं? हिल स्टेशन हम गर्मियों में क्यों घूमने जाते हैं, इसका मतलब समझिए। जैसे देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, क्या नाम है? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची, जैसे समझिए ध्यान से, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? 1350 मीटर। कौन सी? हाँ जी, सतपुड़ा पर्वत में पाई जाने वाली मैकल श्रेणी, मैकल पहाड़ी में स्थित। हाँ, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। कौन सी? धूपगढ़। ठीक, अब समझिए, आप धूपगढ़ में खड़े हैं, आपका एक दोस्त यहाँ खड़ा हुआ है। समझिए, आपका एक दोस्त यहाँ खड़ा हुआ है और आप धूपगढ़ के ऊपर हो। कहाँ हो? धूपगढ़ के ऊपर खड़े हो। ठीक है, आपको इसने फ़ोन लगा के पूछा कि भाई यहाँ पर कैसा मौसम, यहाँ नीचे तो गर्मी है। ठीक है, ये आपसे लगभग 1300 मीटर, कितना ऊंचा है? धूपगढ़ की हाइट कितनी है? धूपगढ़ की हाइट कितनी है? हाँ जी, 1300 कुछ मीटर है। बोलो। 1350। ठीक है, कितनी? 1350। कहीं पर 1352 मिलेगा, लेकिन 1350 याद रखिएगा। मैक्सिमम सोर्सेज भी यही है, मैं नापने नहीं गया। ठीक, 1350 मीटर। देखिए, एक कॉन्सेप्ट है बेटा, इसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। क्या कहते हैं इसको? नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, NLR। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, कितना? अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर में 6.5 अप्रॉक्स 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाएगी। कितना? 6.5। तो अगर आपका ये दोस्त जहाँ खड़ा हुआ है, इसके जहाँ ये खड़ा है वहाँ पर 40 डिग्री टेम्परेचर था, तो यहाँ मान लीजिए 6.5 को मोटे मोटा आप ले लीजिए, लगभग 10 डिग्री, कितना? 10 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होगी यहाँ पर। इसका मतलब उससे नहीं है कि आप कर्क रेखा पे हो कि मकर रेखा पे हो कि विषुवत रेखा पे हो, इससे मतलब नहीं है। जो स्थान ऊपर होंगे वो ठंडे होंगे। यही कारण है कि हिमालय की चोटियों पर बर्फ़ जमी हुई है। ठीक है, अगर पूरा हिमालय पर्वत आप भूमध्य सागर या भूमध्य रेखा के पास भी ला के रख दो, क्योंकि वो उसकी हाइट इतनी है, वहाँ पर सूर्य के टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होगा। याद रखिएगा। ठीक है, नहीं, यही कॉन्सेप्ट है। ये हमारे ट्रोपोस्फीयर का गुण है, हमारे क्षोभ मंडल का गुण है कि जब आप ऊपर जाएंगे तो तापमान क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ये तो तुम सही कह रही हो। एवरेस्ट तो 8848.86 मीटर है, वहाँ जाकर तो सब कुछ पिघल जाना चाहिए।
लेकिन वहाँ क्या है, बर्फ़ जमी हुई है। ये हमारे ट्रोपोस्फियर यानी कि देखिए ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी का ये जो चारों तरफ आवरण है, इसका जो सबसे पहला ये जो क्षोभ मंडल है, कौन सा मंडल बेटा, मैं आगे सब पढ़ाऊँगा आपके बारे इसके बारे में। क्षोभ मंडल का ये गुण है कि अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर कितना कम होगा, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब आप समझो, आप एवरेस्ट के नीचे खड़े हो, ठीक है, एवरेस्ट के नीचे खड़े हो, मान लीजिए जहाँ नीचे है वहाँ पर भी हाइट कितनी है, लगभग मान लो 4 किलोमीटर के आसपास। एवरेस्ट के ऊपर जाओगे 6 चौको 24, मतलब मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाएगा। जहाँ खड़े हो वहाँ भी बर्फ़ जमी है, लेकिन एवरेस्ट के ऊपर पहुँचोगे तो -10 -15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तो होगा। क्यों? क्योंकि एवरेस्ट उस जगह से भी क्या है, सबसे ऊपर हो। अगर मैं यहाँ से कंपेयर कर लूँ तो आज मान लो सतना का टेम्परेचर कितना है, 30-35, कितना बेटा, 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो यहाँ समझ लो कि एवरेस्ट कितना होगा, यहाँ से 8,848 किलोमीटर, मैं 848 हटा भी दूँ, 8 किलोमीटर मान लो, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, कितना, 50 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। तो वहाँ पे -10 -15 के आसपास टेम्परेचर होगा। कहाँ पर, एवरेस्ट के ऊपर। यही कारण है कि हिमालय के कुछ क्षेत्र में हमेशा बर्फ़ जमी होती है, इससे ठंडी गर्मी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि फिर ये बर्फ़ कैसे पिघलती है। ये बर्फ़ पिघलती बेटा ग्लोबल वार्मिंग से। किससे, ग्लोबल वार्मिंग से। यही कहा जाता है कि वैश्विक भूतापन यानी कि वो गैसें जो पृथ्वी के ताप को बढ़ा देंगी। जब पृथ्वी का ताप बढ़ेगा तो वो वहाँ पर ग्लेशियर क्या होने लगेंगे, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदियों में पानी बढ़ेगा, जब नदियों में पानी बढ़ेगा तो सागर में पानी बढ़ेगा, और जब सागर में पानी बढ़ेगा जो हमारे तट हैं वो क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। समझ रहे हैं बात को, ये सब डायरेक्ट रिलेशन है। दिस इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल लैप्स रेट। ये नॉर्मल लैप्स रेट का कॉन्सेप्ट है 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर। यही कारण है कि बेटा हम कहाँ जाते हैं गर्मियों में घूमने, हिल स्टेशन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तापमान यहाँ की तुलना में क्या होगा, कम होगा जी। ठीक है, ये कारण है कि क्यों वहाँ पर तापमान कम होगा और क्यों यहाँ पे तापमान अधिक होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ देखते हैं हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को मैंने कल आपको समझाया था। सबसे पहले देखिए पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमाऊँ हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय, उसके बाद असम हिमालय डिस्कस किया था हमने। ठीक है, सबसे पहले देखिए बेटा पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊँ हिमालय, फिर नेपाल हिमालय और फिर असम हिमालय। इसमें हमने सबसे पहले देखा पंजाब हिमालय के बारे में। ठीक, मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया था कि किस किस नदी के बीच में है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने पंजाब हिमालय देखा, यहाँ पर हाँ कुमाऊँ उत्तराखंड, बिल्कुल। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया पंजाब हिमालय, नदियाँ रटाई थी आपको। सबसे देखिए सबसे पहला हिमालय कौन सा पड़ता है, तो सबसे पहले हिमालय की शुरुआत कहाँ से होती है, मैंने आपको बताया था सिंधु से। किससे होती है, सिंधु से। ठीक है, सिंधु से सतलज नदी, कौन सी, सतलज। सिंधु से सतलज के बीच में जो हिमालय है इसको कहते हैं कौन सा हिमालय, पंजाब हिमालय। उसके बाद कौन सा हिमालय पड़ेगा बेटा, कुमाऊँ। कौन सा, कुमाऊँ हिमालय। ठीक है, कुमाऊँ हिमालय के बाद कौन सा हिमालय पड़ेगा, नेपाल हिमालय। कौन सा, नेपाल हिमालय। और उसके बाद कौन सा पड़ेगा, असम हिमालय। ठीक, तो देखिए सतलज के बाद यहाँ कौन सी आएगी बेटा, काली नदी। कौन सी, काली नदी। फिर यहाँ कौन सी आएगी, तीस्ता नदी आएगी, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र। वेरी गुड, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी आ गई। ठीक है, तो ये आपके बारे में डिटेल है। यह है पंजाब हिमालय। देखिए तो यह सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है। कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश इसी भाग में आते हैं। हिमालय के सबसे अधिक चौड़ाई वाले हिस्से इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसकी लंबाई लगभग 560 किलोमीटर है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार आदि श्रेणियाँ इसी हिमालय के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी, ये बेटा काराकोरम, ठीक है, ये लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, ये श्रेणियाँ किस में आती हैं, सबसे पहले पंजाब हिमालय में। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग अगला देखते हैं कुमाऊँ हिमालय। कौन सा हिमालय, कुमाऊँ हिमालय। ठीक, देखिए कुमाऊँ हिमालय
राइट। देखिए कुमाऊं हिमालय यह सतलज एवं काली नदी के बीच स्थित है। किस नदी के बीच बेटा? सतलज और काली नदी के बीच स्थित है, ठीक है। हिमालय के इस भाग का विस्तार लगभग 320 किलोमीटर है। कितना बेटा? 320 किलोमीटर। गंगा और यमुना नदी कुमाऊं हिमालय से निकलती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगोत्री और यमुनोत्री ये दोनों कहाँ हैं? कुमाऊं हिमालय में। फिर देखिए कामेत, नंदा देवी, गंगोत्री, माना, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि चोटियाँ इसी हिमालय श्रेणी में आती हैं। मसूरी श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी भी कुमाऊं हिमालय यानी उत्तराखंड वाला हिमालय। कौन सा हिमालय? उत्तराखंड वाला हिमालय, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय के इस भाग का विस्तार काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक है। हिमालय के सभी प्रादेशिक भागों में यह सबसे लंबा है। देखिए पंजाब हिमालय सबसे चौड़ा था और नेपाल हिमालय सबसे लंबा है, ठीक है। पंजाब हिमालय क्या था बेटा? सबसे चौड़ा था और नेपाल हिमालय क्या है? सबसे लंबा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर सबसे सकरा कौन सा है? असम हिमालय। कौन सा हिमालय? असम हिमालय, ठीक है। अभी अगले देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हिमालय के सबसे प्रादेशिक विभाजों में इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। कितनी बेटा? 800 किलोमीटर। दुनिया की सर्वोच्च ऊंची चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू शिखर इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग नेपाल हिमालय यहीं पर है और माउंट एवरेस्ट भी यहीं पर है, ठीक है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है आपके लिए। उसके बाद देखिए नेपाल हिमालय के बाद जो सबसे अगला हिमालय आता बेटा, इसका नाम है कौन सा? असम हिमालय, ठीक है। देखिए असम हिमालय तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच लगभग 720 किलोमीटर की लंबाई पर स्थित है। यह नेपाल हिमालय की अपेक्षा थोड़ा सा नीचा है। इस जगह पर यहाँ पर सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और भूटान देश का क्षेत्र विस्तृत है। मतलब ये सारे देश इसी हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कौन सा हिमालय? असम हिमालय। असम हिमालय वाली प्रमुख चोटियाँ नामचा बरवा, सेंडापू, यारीपेरी, कांगटो, सांगलुंग और टिबा कांगड़ी ये सारी असम हिमालय के अंतर्गत आने वाली क्या है बेटा? ये सारी असम हिमालय के अंतर्गत आने वाली श्रेणियाँ हैं, ठीक है। तो इस तरह से हिमालय का आपने विस्तार पढ़ा। सबसे पहले बेटा कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमाऊं हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय, उसके बाद असम हिमालय। ये सबसे सकरा है, ये सबसे चौड़ा है, ये सबसे लंबा है, ठीक है। ये सबसे ऊंचा भी है। क्या है? सबसे ऊंचा भी है, ठीक है। ये किस किस नदी के बीच में? पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच, ठीक है। कुमाऊं हिमालय नेपाल और काली नदी के बीच, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली के बीच, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच, और असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र बीच। मुख्य रूप से हिमालय ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के बीच स्थित है, ठीक है। तो ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी हिमालय के बारे में, जो एक दिवसीय एग्जाम्स में आपसे पूछी जाती है। अब अगर आप मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, MPPSC का मेंस दे रहे हैं या UPSC का मेंस दे रहे हैं, तो इनमें थोड़ी और डिटेल आपको पढ़नी होती है, ठीक है, जो अमूमन आपको नॉर्मल एग्जाम्स में नहीं पढ़नी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा सकता हूं, जो यहाँ पर आपसे पूछी जा सकती हैं। तो देखिए इसका ये प्रादेशिक विभाजन एक बार देख लीजिए बेटा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं, उसके बाद मैं आगे आपको लेके चलता हूँ, ठीक। चलिए तो देखिए इसको एक बार ध्यान से। ये आपके पास हिमालय के सारे प्रादेशिक विभाजन है, ठीक है। सबसे पहले देखिए कौन सा हिमालय बेटा? पंजाब हिमालय। किन दो नदियों के बीच में है? यहाँ कौन सी आ रही है? इंडस, और ये कौन सी बेटा? सतलज। उसके बाद कौन सा आएगा? कुमाऊं, ठीक है, सतलज और काली नदी के बीच में। उसके बाद कौन सा आएगा? नेपाल हिमालय। कौन सी बेटा? काली और तीस्ता नदी के बीच। उसके बाद कौन सा आएगा? असम हिमालय, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच है, ठीक है। तो ये आप इसको और देख सकते हैं, ये अच्छे से इसको एक बार आप विजुलाइज कर लीजिए, ठीक है। ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय जियोग्राफिकल लोकेशंस, ठीक है। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र खत्म हुआ। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? सबसे पहले ट्रांस हिमालय, उसके बाद हिमालय में भी बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। उसके बाद हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। इस तरह से हिमालय का ये चैप्टर खत्म होता है। इससे पॉसिबल जितने MCQs हैं वो आपको मैं टेस्ट में पूछूंगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तब आपका काम है मैक्सिमम MCQs लगा लीजिए। इस सैटरडे को मैं आपका टेस्ट लूँगा MCQs का, ठीक है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा भारत के मरुस्थल, इंडियन डेजर्ट, जो हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। कोई डाउट, कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ पूछिएगा, और अगर आपको ये प्रयास पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ इसे हम तक जरूर पहुँचाइए, अपने व्यूज़, अपने रिस्पॉन्स, ठीक है। थैंक यू।